हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जहां तक सीख चुके थे उसके अब आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अभी तक हम लोग जितना भी क्लास का मेहनत किए हैं वो बस इसी टॉपिक के लिए किया जा रहा था कि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बात होगा तो फिर जो हम लोग अभी तक जो भी अपना 4 या 3 क्लास जो भी लगाए हैं वो सारा क्लास का यूटिलिटी इस टॉपिक के साथ जुड़ जाएगा कि हां सर वो जो पहले का मेहनत है वो अब काम आएगा। सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। और जैसे ही हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट तो आपके दिमाग में एक बात चला जाता है कि सर नॉमिनल अकाउंट वैसा अकाउंट होता है जो कि इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है, प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करता है। हम बोले बिल्कुल। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन रिकॉर्ड होगा। बोले ठीक। दूसरा बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे बनता है। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखे थे क्लास 11th में, तो वहां पे आपको मैडम बोला करती थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रिंसिपल पे बेस है, अक्रूवल बेसिस पर। अक्रूवल बेसिस का मतलब कि सर जिस समय का आप अकाउंट बनाते हैं, जिस अकाउंटिंग पीरियड का आप अकाउंट्स बनाते हैं, सिर्फ उसी अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस और उसी अकाउंटिंग पीरियड का इनकम आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी सेम बात बोलता है। वो बोलता है कि भाई हम भी अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं। अक्रूवल का मतलब जिस साल का हम अकाउंट बना रहे हैं, मान लो हम 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022 को मेरा बुक बंद होता है, तो मेरा सर जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 मंथ का है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हमको रिकॉर्ड करना है वो हमको इसी 12 मंथ का रिकॉर्ड करना है। ना बीते हुए समय का खर्चा आज रिकॉर्ड होगा, ना आने वाले समय का बात आज रिकॉर्ड होगा। ये सिर्फ इस पीरियड को बात को रिकॉर्ड कर रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रूवल बेसिस। चाहे उसके लिए हम पेमेंट किए हो चाहे ना किए हो, चाहे हमको इनकम रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो, अगर मेरे अकाउंटिंग पीरियड में वो खर्चा या वो इनकम बिलोंग करता है तो वो बात हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक अक्रूवल बेसिस को फॉलो करने वाला अकाउंट है, एक लेजर है। तो 2 बात क्लियर करा दी है कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। जब बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट का मतलब डेबिट साइड में सर एक्सपेंस और लॉस रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन रिकॉर्ड होगा। दूसरा बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो अक्रूवल बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे सिर्फ उसी अकाउंटिंग पीरियड का इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। 2 बात होगी। तीसरा बात, एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होगा, लॉस कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। चौथा बात, इनकम कहां रिकॉर्ड होगा, गेन कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से क्या मिलेगा, जैसा कि हम लोग बात किए हुए हैं, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा तो दोनों में डिफरेंस आएगा। अगर मेरा इनकम अधिक हो और एक्सपेंस कम हो तो सर आपको फायदा है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फायदा कमाने के लिए काम ही नहीं करता है। तो वो उस फायदा को प्रॉफिट ना लिख करके सरप्लस लिखता है कि मेरे पास इनकम सरप्लस बच गया। वो कभी बोल ही नहीं रहा है कि हमको फायदा हो रहा है, क्योंकि फायदा तब होता है जब आप बिजनेस करते हैं। समाज सेवा करने से आप प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, आप बोलते हैं मेरे पास इनकम बच गया, सरप्लस है मेरे पास। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है तो निकालती वो भी प्रॉफिट या लॉस ही है, बस नाम वो प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखती है। प्रॉफिट का नाम क्या लिखती है, सरप्लस। लॉस का नाम क्या लिखती है, डेफिसिट। सरप्लस कब होगा, जब इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंस कम हो तो ऑटोमेटिक हमको सरप्लस होगा, हमको फायदा होगा। और लॉस कब होगा, डेफिसिट कब होगा, जब सर एक्सपेंस ज्यादा हो और इनकम कम हो तो हम लोग बोलते हैं कि सर आपको डेफिसिट हो रहा है, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डेफिसिट चल रहा है।
उसी बात को हम यहां पे लिखे समझाने के पॉइंट से। अभी तो हम जस्ट बात कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं सिखा रहे कैसे बनाना, अभी बस डिस्कशन कर ले। फिर आते हैं फॉर्मेट में कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। बोले बस यही फॉर्मेट है। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, इनकम। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो सर क्योंकि ये नॉमिनल है तो डेबिट साइड में सारा खर्चा रिकॉर्ड होगा। हम बोले हाँ, जैसे कुछ नाम लिख रहे हैं, बोले सैलरी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, किसी और तरह का जो भी खर्चा हो जो इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर आता हो वो सारा खर्चा लिख देंगे। इनकम में क्या आएगा, हम बोले सर डोनेशन। क्या ये स्पेसिफिक है, नहीं, स्पेसिफिक डोनेशन तो बैलेंस शीट में आता है, ये तो डिस्कस कर चुके लास्ट क्लास में। जाहिर सा बात है ये कौन सा डोनेशन है, हम बोले जर्नल डोनेशन, कि सर ये जर्नल डोनेशन है। सब्सक्रिप्शन, और क्या आ सकता है, एंट्रेंस फी, सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट, और किसी और तरह का इनकम हो, अदर इनकम, कोई और तरह का इनकम हो सकता है भाई, काई नहीं हो सकता है, तो लिख लिए। अगर मेरा इनकम का साइड अधिक हुआ और एक्सपेंस का साइड में पैसा कम हुआ तो क्या निकलेगा, सरप्लस। और अगर मेरा खर्चा अधिक हो और इनकम कम हो तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकलेगा, डेफिसिट। आई होप आप समझ रहे हैं कि अभी तक हमको ये नहीं सिखाए कि सर बनाते कैसे, हम तो बोल रहे भाई क्या रिकॉर्ड होता है ये तो जान ले, सिखाएंगे तो हम पक्का आपको। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि अक्रूवल बेसिस पे बनता है। डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन रिकॉर्ड होता है। इसको बनाने से क्या मिलेगा आपको, हम बोले सर इसको बनाने से ये पता चलेगा कि बिजनेस में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसमें सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है। सरप्लस कब होता है, जब इनकम अधिक हो और एक्सपेंसेस कम हो तो सरप्लस बच जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। 1 लाख का इनकम 80,000 रुपए का खर्चा किए तो 20,000 इनकम बच गया तो लिख दिए 2 सरप्लस 20,000। अगर सर एक्सपेंसेस अधिक हो और इनकम कम हो तो आपको लॉस है, लॉस का नाम क्या रख दिए हम, डेफिसिट। मान लीजिए 1 लाख का एक्सपेंस हुआ, 90,000 का इनकम हुआ तो सर डेफिसिट कितने का आने वाला है, 10,000 रुपया, कि सर कमी है इनकम के अंदर। ये बन गया हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट और इस तरीके से बनाया जाता है। पहले इस बात को लिखिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है, बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है वो देख लिए, बनाना सिखाए नहीं है लेकिन फॉर्मेटिंग समझ गया कि हाँ सर क्या रिकॉर्ड करना होता है। अगला बात जो बनाना बोला जाएगा वो क्या बनाने बोला जाएगा, बैलेंस शीट की बैलेंस शीट बना के दिखाओ। बोले ओके, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट तो ऑलरेडी जानते हैं सर, लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, एसेट साइड में एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। नया बात क्या, बोले नया बात ये है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे हम लोगों के पास, उसमें हम लोगों को हो सकता है क्या, लगभग सभी क्वेश्चंस में 2 बैलेंस शीट बनना पड़ेगा। अभी तक हम लोग आज तक यही देखेंगे सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट तो एक ही होता है, हम बोले बिल्कुल, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को 2 बैलेंस शीट बनाने का जरूरत पड़ेगा। एक बैलेंस शीट होगा ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा बैलेंस शीट होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। इन एक्चुअल में जो ओपनिंग बैलेंस शीट होता है वो एक तरह का मेमोरेंडम नेचर का होता है। मतलब सर किसी भी बैलेंस शीट में सबसे पहला एलिमेंट जो हम लोग लिखते हैं वो है कैपिटल। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन में कैपिटल दिया ही नहीं रहेगा,
तो बिना कैपिटल के आप बैलेंस शीट स्टार्ट कैसे कीजिएगा? कैपिटल तो बेसिक चीज है कि हां सर किसी बिजनेस के अंदर कैपिटल तो होता ही है। तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो बनाते ही किस पर्पस से है? टू फाइंड आउट कैपिटल, कि सर आपको कैपिटल निकाल लेना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड कैपिटल, और उसके बाद फंड लिख देते हैं कि सर कैपिटल फंड, क्योंकि ये कोई किसी का प्रॉफिट मेकिंग काम नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंड है सर, कई लोगों ने मिला के ये पैसा दिया होगा। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए क्या बनाते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट। और फिर क्या बनता है? जो नॉर्मल बैलेंस शीट होता है वो। तो जाहिर सा बात है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा उसमें एसेट्स का साइड का पैसा अधिक होगा और लायबिलिटी का पैसा क्या होगा? कम होगा। तो एसेट्स अधिक होगा, लायबिलिटी कम होगा, तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जबकि बैलेंस शीट में तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर बैलेंस शीट तो हमेशा मैच करता है, जितना अमाउंट एसेट्स में आएगा उतना ही अमाउंट लायबिलिटी में आएगा। हम बोले तो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन वो तो तब होगा ना जब सब कुछ सही हो। हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते किस लिए है? टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो एसेट्स का साइड अधिक होगा, लायबिलिटी का साइड कम होगा, तो हम लोगों को बैलेंसिंग फिगर का इस्तेमाल करना है और लायबिलिटी साइड में क्या निकाल लेना है? कैपिटल फंड, की सर अब मालूम चल गया है कितने रुपए का है कैपिटल। और फिर क्या बनता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट तो यूजुअल है कि सर जो कैपिटल है क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, फिर बोलेंगे लीजिए कैपिटल मिल गया, तो जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा वो अपने आप मैच कर जाएगा, उसमें कोई बैलेंसिंग फिगर आ ही नहीं सकता है अगर हम लोग सही बनाएंगे तो। और ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? ताकि सर हमको कैपिटल के बारे में पता चले कितना रुपया कैपिटल है इसके अंदर। तो कैपिटल फंड को निकालने के पर्पस से हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, और फिर ये कैपिटल कहां ट्रांसफर कर देते हैं? सर ये जो कैपिटल निकला होता है फिर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट हमेशा मैच करेगा ही करेगा। ठीक बात। उसके बाद अगर कभी ऐसा हो कि हमको कैपिटल फंड क्वेश्चन में दे दे, तो फिर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि फिर पर्पस नहीं बनता है। हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट कैपिटल। लेकिन अगर हमको पहले से ही क्वेश्चन में कैपिटल फंड दे दे तो हम फिर ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे? फिर सीधा सीधा बस एक ही बैलेंस शीट बनना है क्लोजिंग डेट के अंदर कि सर क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दीजिए। अब आते हैं कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सरप्लस आता है उसका क्या करते हैं? जो सरप्लस या डेफिसिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अभी अभी हम लोग देखे थे, वो सरप्लस कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकलता है, फिर वही कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाता है, और जो सरप्लस हम लोगों का मिला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको ले जाकर के कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं। सिमिलरली अगर डेफिसिट निकल जाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो सर वो डेफिसिट कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड से माइनस कर देंगे। ये ट्रीटमेंट होता है हम लोगों के सरप्लस या डेफिसिट का। समझ में आता है मेरा बात? तो बैलेंस शीट सर दो बनाना है, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग बनाना है टू फाइंड आउट कैपिटल फंड, अगर कैपिटल फंड दिया रहे तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा। फिर ये कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट में निकाल चुके होंगे बैलेंसिंग फिगर के हेल्प से, उसको ट्रांसफर कर देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। हम बोले बिल्कुल। और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब कैपिटल फंड जाता है तो उसके अंदर हम लोग सरप्लस और डेफिसिट जो हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के समय फाइंड आउट हुआ था, सरप्लस कैपिटल फंड में जुड़ जाता है, डेफिसिट कैपिटल फंड में माइनस हो जाता है। और ये किस बैलेंस शीट में होता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग में मत कर दीजिएगा, क्योंकि ओपनिंग में तो कैपिटल फंड निकला है, वहां कैसे हो जाएगा? कहां पे करना है? क्लोजिंग के अंदर प्लस माइनस, सरप्लस प्लस होता है, डेफिसिट माइनस होता है। अब आते हैं फॉर्मेट पे। जी सर, ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट्स तो हम लोग बहुत सारा जानते हैं, फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, लायबिलिटी भी कई सारा हम लिखवाए हैं आपको। सर आप एसेट्स का नाम नहीं लिखवाएं, क्योंकि एसेट्स हम लोग जानते हैं कौन सा एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट हम बोले, हाँ बहुत तरह का लिख लो जो लिखना है। और सर लायबिलिटी, बहुत तरह का लायबिलिटीज हम लोग लिखवाए हैं। फंड होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी होते हैं, लेगेसी होते हैं, तो सर बहुत तरह के। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालेंगे? कैपिटल फंड।
ये क्या है? बैलेंसिंग। फिर क्या बनता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। यही कैपिटल फंड फिर क्लोजिंग में जाता है। इसमें प्लस करते हैं सरप्लस और माइनस करते हैं डेफिसिट और फिर बाहर कर देते हैं। उसके बाद बाकी सारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज को लिख देते हैं, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो लाइबिलिटी भी क्लोजिंग होगा। फिर एसेट साइड आते हैं, जितने भी फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स, इन सब को लिखते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस शीट हमेशा क्या करेगा? हम बोले सर ये हमेशा मैच करेगा, दोनों साइड हमेशा बराबर हो जाएगा, इक्वल, ये भी इतना ये भी बराबर, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आ सकता। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का स्ट्रक्चर समझ गए, बैलेंस शीट का भी स्ट्रक्चर समझ गए, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। इसको भी लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। अभी अभी जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रूल देखे, फॉर्मेट देखे कि हाँ सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, अक्रूवल बेसिस पे बनता है, एक्सपेंस और लॉस को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, इनकम और गेन को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर इनकम अधिक हो और एक्सपेंस कम हो तो सरप्लस आता है, एक्सपेंस अधिक हो और इनकम कम हो तो डेफिसिट आता है। फिर बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट में भी सर की बैलेंस शीट हम लोग को दो बनाना पड़ता है, एक ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग इसलिए बनाते हैं क्योंकि कैपिटल फंड आपको निकालना है, अगर कैपिटल फंड दे दे तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ही नहीं। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग वाला जो बैलेंस शीट से कैपिटल फंड आया था वो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा और फिर उस कैपिटल फंड में जो सरप्लस या डेफिसिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आया था उसको हम लोग ऐड या लेस कर देंगे। और क्लोजिंग बैलेंस शीट हमेशा मैच करता है, ये बात सीख गए थे। लेकिन सर बात उठता है बनेगा कैसे सवाल? चीजें इतनी ही सिंपल अगर होती तो फिर ये चैप्टर इतना टफ क्यों माना जाता? हम बोले एक्चुअली चैप्टर टफ नहीं है, आप उस चीज को अगर आप समझ जाओ और जिस तरह से हम बताएं अगर आप उस बात को मानो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एनपीओ का जो क्वेश्चन आता है, जो मेन क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोला जाता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है जो 6 मार्क्स कैरी करेगा आपके साथ। ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसको बनाने का एक तरीका है जो हम अपने साइड से डेवलप किए हुए हैं और हम इस तरीके पे फोकस हमेशा करेंगे। हम बोलेंगे हमेशा ऐसा ही बनाओ। ऐसा बनाने का दो बेनिफिट है, एक 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये बन जाता है, खुद से बनाने पे 15 मिनट बन जाता है या उससे भी कम में बन जाता है। दूसरा, एरर होने के चांसेस ना के समान है, मतलब 99% चांस है कि कोई भी एरर नहीं होगा बनाने के पॉइंट से। कैलकुलेशन में आप प्लस माइनस गलती करो वो आपके साइड का फॉल्ट है, सिखाने के साइड से कोई फॉल्ट नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअली वो सही बन जाएगा। हो सकता है कि आप प्लस माइनस ही गलत कर दो तो वो गलत हो गया, ट्रीटमेंट वाइज गलत नहीं हुआ, वो कैलकुलेशन वाइज गलत हो गया। कभी कभी तो हमसे भी कैलकुलेशन वाइज गलती हो जाता है लेकिन ट्रीटमेंट वाइज कोई गलती नहीं होगी। अब आप मेरे साथ 10 मिनट टाइम लेके पेन को रख दीजिए और सुनने में और समझने में दिमाग लगाएंगे। जब हम लोग को यह बोला जाए कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो जाहिर सा बात है क्वेश्चन आपसे दो डिमांड कर लिया, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, एक बैलेंस शीट बनाओ। तो हम आपको हमेशा बोलेंगे कि जो बोला गया है उसका फॉर्मेट बना लीजिए पहला, और जो पूछा गया है उस सारे चीज का फॉर्मेट एक ही बार में बना लेंगे। ये नहीं कि सर पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, पहले ये खत्म करेंगे तब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तब क्लोजिंग बनाएंगे, तब तो नहीं बनाइए क्योंकि बनना है नहीं, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा बर्बाद होगा और गलती होने का चांसेस इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत ज्यादा चांस है कि हम सही ना बनाए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सर अलग अलग बनाए, सही नहीं बनता, बनता वैसे भी सही है लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है, वैसा कुछ नहीं। आप मेरे बात को मानिए, मान लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है तो 2 पन्ना सामने का जो 2 पन्ना, एक पन्ना इधर एक पन्ना इधर,
फर्स्ट पेज में फॉर्मेट बना लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, एक पेज ले लिए। अगले पेज में गए, हम बोले सर क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस शीट थोड़ा बड़ा बनता है, ओपनिंग बैलेंस शीट छोटा सा बनता है, मतलब 5 to 6 लाइन के अंदर वो ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगा। तो जो पेज आपका, क्योंकि हम लोग बड़ा पेज यूज करते हैं A4 साइज वाला, तो जो पेज रहेगा उसका लगभग 70% क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए रख लीजिए और 30% में क्या बन जाएगा हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर्मेट तैयार। पहला काम हमेशा यही करना है क्वेश्चन पढ़ते ही, कि हां क्या बोला है उसका फॉर्मेट बना लिए, स्टेप 1 खत्म। दूसरा काम क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करेंगे। जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो 2 सेगमेंट में होगा, मतलब 2 पार्ट में बटा हुआ क्वेश्चन होता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, और नीचे का पार्ट जिसको हम बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन 2 पार्ट में रहता है हमेशा। जो भी बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाएगा, वैसा क्वेश्चन हमेशा 2 सेगमेंट में बटा हुआ होगा। एक होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। दोनों को आराम से पढ़िए, और जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़िएगा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो जो आइटम लिखा हुआ है, अगर वो आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मिले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टिक करते चलेंगे। जैसे नीचे में मान लीजिए आपको मिला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो आइटम दिखेगा आपको, तो उसको वहां टिक कर लेंगे। जो आइटम दिख रहा है कि हां आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब किसके साथ है, सब्सक्रिप्शन के साथ, टिक कर लेंगे। डेप्रीशिएशन का मतलब किसके साथ है, सर एसेट्स के साथ, तो एसेट्स को टिक कर लेंगे। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आपको दिखेगा वो सारा चीज। और जो टिक नहीं होगा सर, जो टिक नहीं होगा वो टिक नहीं होगा। लेकिन जितना आइटम दिया रहेगा इंफॉर्मेशन में, उसमें से जो जो आइटम्स हम लोग को लगेगा कि हां सर रिसिप्ट पेमेंट में टिक हो सकता है, उसको टिक कर लेंगे। ये सारा बात यहां लिखा हुआ भी है कि भाई क्या करना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जब टिक कर लीजिएगा तो सर हम लोग का फॉर्मेट तैयार। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिए, और जब क्वेश्चन को पढ़े तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोगों को कुछ आइटम्स मिल रहे थे जो जिनका हम लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे टिक करना था। जरूरी है सब मिले, जो मिले उसको टिक कर लेंगे। हम बोले ओके। और बताइए सर, अब हम लोग बनाना जब शुरू करेंगे तो मेरे पास 2 सेक्शन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो आइटम्स लिखे हुए होंगे वो आइटम सिर्फ और सिर्फ एक बार कहीं रिकॉर्ड होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट बना हुआ है, एक रिसिप्ट है एक पेमेंट है, उसमें कई सारे आइटम लिखे हुए। वो जो आइटम्स लिखे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितना बार रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ एक बार। रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड होता है, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा, चाहे वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में जो आइटम दिया हुआ है वो 2 बार रिकॉर्ड करे। वो 2 बार कभी रिकॉर्ड नहीं होगा, हमेशा एक बार रिकॉर्ड होगा। तो पढ़ के हम लोग को मालूम चलेगा कौन क्या है। तो हम आपके दिमाग में एक बात क्या डाले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जितने भी आइटम्स दिए हुए होते हैं उनका ट्रीटमेंट सिर्फ एक बार होता है। या तो वो ट्रीटमेंट या तो वो आइटम्स जाएंगे इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में। हम बोले बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि सर पता कैसे चलेगा कि कौन इनकम है, कौन एसेट्स है, कौन लायबिलिटीज है। हम बोले सोल्यूशन है, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ेंगे तो ये तो पता है कि एक ही बार जाना है। रिसिप्ट साइड में जो आइटम्स लिखे हुए होंगे वो 2 ही चीज हो सकते हैं। क्या क्या? रिसिप्ट साइड का आइटम या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी का तो नाम लिखवाए हैं, पकड़ के पढ़ के पहचान लेंगे कि सर ये लायबिलिटी है, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, इनकम। तो रिसिप्ट साइड का आइटम या तो लायबिलिटी है या तो इनकम है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या? रिसिप्ट साइड में जो कैश और बैंक रहता है वो ना तो इनकम है ना तो लायबिलिटी है, वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है। क्योंकि हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो सीखे हैं। टू बैलेंस बीडी, कैश बैंक, ये क्या होता था सर? इसको हम लोग बोलते थे कि ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, और कैश तो एसेट्स है, ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो रिसिप्ट साइड में जो आइटम्स होते हैं
वो इनकम होते हैं या लाइबिलिटी होते हैं, विथ एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? कैश बैंक सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स ना तो इनकम है और ना ही लाइबिलिटी है। सर एसेट्स को बेचने से ना जो बेचे हैं, जो सेल वैल्यू है, वो ना तो इनकम है ना तो वो एसेट्स है। वो तो प्रॉफिट लॉस जब निकलेगा तब बोलेंगे इनकम है या एक्सपेंस है। तो सर आप बोलना चाहते हैं कि रिसिप्ट साइड का जब आइटम पढ़ेंगे तो या तो वो इनकम है या तो वो लाइबिलिटी है। एक्सेप्शन क्या है? कैश बैंक सेल ऑफ एसेट। यहां तक बात ठीक मेरा? अब आ जाएंगे पेमेंट साइड में, यही बात यहां लिखवाई भी है। अब आ जाएंगे पेमेंट साइड में। जब पेमेंट साइड को पढ़ेंगे तो वहां का आइटम जो पेमेंट साइड में लिखे हुए बहुत सारे आइटम्स है, वो क्या है? या तो वो एक्सपेंस है या तो वो एसेट्स है। पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, एक्सेप्ट वहां भी एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपको पेमेंट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है तो सर वो ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी है। यही बात यहां पे लिखा गया। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट तो खत्म हो गया सर, बहुत सिंपल था। रिसिप्ट साइड का आइटम पढ़ते गए, हमको या तो इनकम मिलने वाला है या तो लाइबिलिटी। इनकम मिला तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और लाइबिलिटी मिला तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। हम बोले हाँ। एक्सेप्शन क्या है? कैश बैंक सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। पेमेंट साइड में आए तो सर पेमेंट साइड का आइटम पता है, या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है। तो अगर एक्सपेंस हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, और अगर एसेट्स हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एक्सेप्शन क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, वो कहां चला जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट एक ही बार में खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब सारा आइटम पता है कौन कहां कहां जाता है। और हम इतना तो मानते हैं कि सर हम लोगों को एसेट्स और एक्सपेंस पता है। अगर हम आपको ये पूछे कि सैलरी पेमेंट साइड में लिखा हुआ है सैलरी, तो आप क्या बोलिएगा? ये एक्सपेंस है या एसेट्स है? आई होप आप ये जानते हैं कि हाँ सर सैलरी एक्सपेंस है। लेकिन वही अगर लिखा रहे पेमेंट साइड में फर्नीचर, तो आप पकड़ सकते हैं कि हाँ सर ये तो एसेट्स है, ये तो बैलेंस शीट का आइटम है। बात समझते हैं मेरा? अब आ जाएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो बात लिखा रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट हमेशा दो बार होगा, क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब वो ट्रांजैक्शन वैसा ट्रांजैक्शन है जिसका रिकॉर्डिंग अभी तक हुआ ही नहीं है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि सर अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, जब आप पहला बार रिकॉर्ड करने जाइएगा तो क्योंकि हर जर्नल एंट्री का दो एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा कितना बार ट्रीटमेंट करवाएगा? दो बार। दो बार कहां कहां हो सकता है? एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, दूसरा बार बैलेंस शीट में, या फिर एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में, दूसरा बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आप मेरा बात समझ रहे हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट बस एक ही बार आता है, या तो इनकम एक्सपेंडिचर में या तो बैलेंस शीट में, दो जगह नहीं आ सकता है वो। लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा वो हमेशा दो बार आएगा। दो बार कहां कहां आ सकता है? हम बोले एक बार हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाए, सेकेंड टाइम वो कहां आ जाए? बैलेंस शीट में। या फिर एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में, एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में। दो बार ट्रीटमेंट वो पक्का करवाएगा आपके साथ। इसीलिए जब आप इंफॉर्मेशन को पढ़िएगा तो हर इंफॉर्मेशन का कितना बार ट्रीटमेंट करवाना है? दो बार। और आपको हम दिखा भी देंगे कि हां सर हर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ बात का ट्रीटमेंट दो बार होता है, जिसको आप बोलते हैं एडजस्टमेंट। एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है वो क्या है? एडजस्टमेंट है। बात ठीक? तो हम आपके साथ क्या क्या बात कर लिए कि बनाना कैसे है। सर बनाना है, सारा फॉर्मेट एक बार ओपन कर लेंगे, उसके बाद एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो आइटम रहेगा, अगर उस आइटम का रिलेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले आइटम से हुआ तो टिक कर लेंगे। उस टिक का बेनिफिट हम बताएंगे, अभी बताएंगे। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो आइटम होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, उसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक बार होता है। रिसिप्ट साइड का आइटम या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट कैश बैंक सेल ऑफ एसेट्स। कैश बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है। पेमेंट साइड में जो आइटम दिया रहता है वो या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, वो ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी है।
उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट हमेशा 2 बार होता है, एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दूसरा बार बैलेंस शीट में, या फिर एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में, दूसरा बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बोले बिल्कुल। तो ये हुआ हम लोग का डिस्कशन कि कैसे बनाया जाएगा। जब बनाएंगे तो आप देखोगे कि हाँ सर जो आप बात बोलते हैं वैसा ही आप करते हैं। जब बनाएंगे तो ये सारा बात फिर से याद दिलाएंगे आपको, ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। लिख हम इसलिए देते हैं ताकि कल को आप भूल जाओ तो एक बार रीड करके याद आ जाए कि हाँ सर ऐसे बताए थे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि एडजस्टमेंट का मतलब होता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आफ्टर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो इंफॉर्मेशन देता है वही होता है एडजस्टमेंट, और कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। एडजस्टमेंट मेनली 3 तरह का आपको मिलेगा। एक तो आंख से दिख रहा है, वो क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खत्म हुआ, उसके नीचे जो इंफॉर्मेशन देता है वो है एडजस्टमेंट। हम बोले ओके। इसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है उसके अंदर भी एडजस्टमेंट होता है, बस आपको देखना है ध्यान से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो अमाउंट इनर कॉलम में होता है वो सारा एडजस्टमेंट है। जैसे आप देखोगे लिखा रहेगा रिसिप्ट साइड में टू सब्सक्रिप्शन, और फिर उसके नीचे 3 साल देगा और उन 3 साल का पैसा इनर कॉलम में डाल देगा। तो हम बोल रहे हैं सर वो जो 3 साल दिया हुआ है वो अपने आप में क्या है, एक इंफॉर्मेशन की तरह है। उसका भी ट्रीटमेंट कितना बार होगा, 2 बार। आप दिखाएंगे आपको कि हां सर उसमें से भी निकालना पड़ता है कौन सा काम का है कौन सा काम का नहीं है, ठीक बात। और इसके अलावा जिस आइटम के साथ परसेंटेज लगा हुआ रहता है वो परसेंटेज वाला आइटम भी आपके लिए एक तरह का एडजस्टमेंट है, उसका ट्रीटमेंट भी वो 2 बार कराएगा। जैसे लिखा रहेगा पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के बगल में एक परसेंटेज लगा देगा 5% इन्वेस्टमेंट। तो ये जो 5% है ये मेनली इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। तो इसके बारे में जो जिस आइटम में लगा हुआ रहता है हो सकता है कि सर इसका भी 2 बार ट्रीटमेंट करना पड़ जाए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कंफर्म इसका 2 बार होगा, लेकिन हो सकता है कि ये भी हो। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मिलवा देंगे ऐसे क्वेश्चन से जिसमें परसेंटेज लगा रहेगा और उसका ट्रीटमेंट 2 बार हो जाएगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन में परसेंटेज लगा रहेगा तब भी उसका ट्रीटमेंट एक ही बार होगा। ऐसा क्यों, क्वेश्चन में आपको दिखलाएंगे कि हाँ देखो कैसे होता है। तो हम बोल रहे हैं सर एडजस्टमेंट का मतलब सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के इनर कॉलम में जो बात ब्रैकेट के अंदर लिख देता है क्वेश्चन, वो भी एक तरह का एडजस्टमेंट है। उसका भी ट्रीटमेंट आपको 2 बार सोच के करना होगा। और अगर किसी एसेट्स के साथ परसेंटेज लग जाता है या किसी आइटम के साथ कोई परसेंटेज लगा हुआ होता है तो सर हम लोग उसके लिए भी फिक्रमंद हो जाएंगे और सोचेंगे कि क्या ये भी एडजस्टमेंट है या नहीं। हम बोले हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो हमेशा एडजस्टमेंट है, वो 2 बार ट्रीट होना ही होना है। लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के इनर कॉलम में जो इंफॉर्मेशन देता है उसमें भी हो सकता है कि एडजस्टमेंट हो, और तो और किसी आइटम में कोई परसेंटेज लगा रहता है तो वो भी एडजस्टमेंट हो सकता है। सर आप बाकी दोनों में हो सकता है बोल रहे हैं, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन हम ऐसा नहीं बोल रहे। हम बोले एडिशनल इंफॉर्मेशन कंफर्म एडजस्टमेंट है, उसका ट्रीटमेंट 2 बार होगा। बाकियों में हम हो सकता है इसलिए बोल रहे हैं कि वहां पे आपका दिमाग काम करेगा तो आप पकड़ लीजिएगा कि हां सर 2 बार होना है कि नहीं। और हम आपको गारंटी देते हैं जब हम आपको बताना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग को उस तरह से बना देंगे कि आप पकड़ लीजिएगा कि सर ये एडजस्टमेंट है या नहीं। बात ठीक मेरा? इसी बात को हम लिखें। एक बात जो हम नहीं लिखे हैं वो हम बताएं। यहां पे पॉइंट नंबर 3 में हम लोग बोले थे कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट में टिक कर लीजिएगा। हम बोले हाँ, और फिर जब रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़िएगा तो उसका आइटम लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट कितना बार जाता है, सिर्फ 1 बार। तो ध्यान दीजिएगा सर, जिस आइटम पे टिक रहेगा ना रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर, जिस आइटम पे हम लोग टिक किए होंगे उस आइटम का पैसा जब हम लोग रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट में डाल रहे होंगे तो जो आइटम टिक रहेगा उसका पैसा आउटर कॉलम, जो अमाउंट वाला कॉलम रहता है उसमें ना लिख करके इनर कॉलम में लिख लीजिएगा। उसमें टिक है मतलब उसके अंदर अभी एडजस्टमेंट होने वाला है। बात समझ रहे हैं? हम आपको इतना सा बोलना चाहते हैं कि जो आइटम आप टिक करते हैं जब उस आइटम को आप लिखिएगा तो उसका पैसा आउटर कॉलम पे मत लिख दीजिएगा,
क्योंकि टिक करने का मतलब है कि उसमें अभी कुछ एडजस्टमेंट होना बाकी है। तो हम लोग कहां लिखेंगे उसको? इनर कॉलम में लिखेंगे, ताकि इनर कॉलम में लिखने के बाद हम लोगों को पता चल सके कि हां सर इसके अंदर अभी ट्रीटमेंट है। और इनर कॉलम में लिख करके हर टिक के लिए हो सकता है एक आइटम में 3-3 टिक हो जाए, तो हर टिक करने के लिए हम लोग उसके नीचे 2 लाइन छोड़ देंगे। मान लीजिए 2 टिक हो गया तो नीचे में 3 से 4 लाइन छोड़ दी, 3 टिक हो गया तो कम से कम 4 से 5 लाइन छोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरा? कि सर जिस आइटम को टिक करेंगे उसका पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे और हर एक टिक के लिए 2 लाइन छोड़ते हुए चले जाएंगे। ऐसा करने से बनाने में बहुत सिंप्लिसिटी होगा और एक ही बार में क्वेश्चन बन जाएगा बिना किसी एरर के। बहुत रेयर चांसेस है कि एरर होगा। और जो हम लोग पीछे का 3-4 क्लास जो भी लगाए हैं वहां पे जो आपको हम सिखाए थे कि इनकम का ट्रीटमेंट, एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, फंड का ट्रीटमेंट, कंज्यूमेबल गुड्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बाद कौन कौन सा लायबिलिटीज है, फिर सेल ऑफ एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये जो सारा बात हम लोग सीखे हैं, इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन ही बनाए हैं। वो सारा बात अब आपको आना चाहिए और अब हम लोग जब बनाएंगे तो वो सारा बात एक साथ अप्लाई हो जाएगा कि हां सर देखिए जो प्रीवियस क्लासेस में सीखे उसका इंप्लीकेशन कैसे बनता है बड़े वाले क्वेश्चन। लिखिए इस बात को। चलिए, डीक्यूएल का बुक क्वेश्चन नंबर 2। अगर डीक्यूएल का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहां से इस चैप्टर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। क्वेश्चन बोला है सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखलाइए, वो बैलेंस शीट बनाने नहीं बोल रहा है। उसके बाद देखो, जैसा हम बोले थे कि सर रूल में सबसे पहला बात क्या लिखा हुआ था कि एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। फॉर्मेट तो हम बना लिए और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखो दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या रूल है कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बस सिंपल सा रूल है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ आइटम सिर्फ एक ही जगह आ सकता है, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो आइटम आने वाला होगा या फिर वो बैलेंस शीट में। 2 जगह कभी भी नहीं आएगा। बोले गुड। दूसरा बात, रिसिप्ट साइड का आइटम या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है विथ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? कैश, बैंक, सेल ऑफ एसेट्स। हम बोले गुड। पेमेंट साइड का रूल क्या है? सर या तो वो एक्सपेंस है या तो वो एसेट्स है, एक्सेप्ट क्या? सर बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। बोले ग्रेट, हो गया बात। नीचे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। हम बोले लो, हो गया। लेकिन क्या सच में जो नीचे का इंफॉर्मेशन रहता है वही एडजस्टमेंट होता है या फिर कुछ और भी एडजस्टमेंट हो सकता है? सर कुछ और भी एडजस्टमेंट हो सकता है। जो रिसिप्ट पेमेंट के इनर कॉलम में आइटम्स होते हैं वो भी एडजस्टमेंट की तरह ही होते हैं। हम बोले गुड। और अगर किसी आइटम के अंदर परसेंटेज लगा हुआ है तो वो भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं। हम बोले ओके, अब तुमको याद है सारा बात। अब पढ़ रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। बनाना कब का है? 31 March 2019 का। तो सर पहला स्टेप कंप्लीट, हम लोग बना लिए फॉर्मेट। उसके बाद अब हम पढ़े रिसिप्ट का साइड है, और जब हम रिसिप्ट साइड को देख रहे हैं तो मन में मन खुश हो रहे हैं कि सर या तो ये इनकम है या तो ये लायबिलिटी है। एक्सेप्ट कैश, बैंक, सेल ऑफ एसेट। लिखा है कैश सेल, सॉरी कैश बैलेंस। सर ये ना इनकम है ना ही लायबिलिटी है, ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट, ये तो लिखवाए हैं। लाइफ मेंबरशिप फी, लास्ट क्लास का बात कर रहे हैं, हम लिखवाए थे लिस्ट ऑफ लायबिलिटी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या है? लायबिलिटी। तो सर क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी ओपनिंग में मत डाल दीजिएगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट इस साल का है तो ये लाइफ मेंबरशिप फी हमको इस साल का मिला है। लॉकर रेंट, इनकम, रेंट मिला है हमको तो इनकम है। एंट्रेंस फी, इनकम। सब्सक्रिप्शन, सर सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, लेकिन देखो इनर कॉलम में 3 बार दिया हुआ है। हम बोले सर उसमें एडजस्टमेंट है वो। हम बोले ओके। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, लायबिलिटी। सर डोनेशन तो इनकम होता है ना ना ना। लास्ट क्लास याद कीजिए, डोनेशन 2 तरह का होता है, एक जर्नल और एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक किसको बोलते हैं? सर जब बता के दिया जाए पर्पस के साथ कि सर इस पर्पस के लिए दे रहे हैं। यहां पे देखो पर्पस बताया है, क्या? स्विमिंग पूल के लिए दे रहे हैं। तो क्या ये जर्नल काम में खर्चा कर सकते हैं? नहीं,
ये डोनेशन सिर्फ स्विमिंग पूल के लिए खर्चा होगा, तो सर ये तो फिर लाइबिलिटी है, फिर तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है। हम बोले गुड। इंटरेस्ट इनकम, मिसलीनियस इनकम, तो सर ये तो खुद ही बोल रहा है इनकम। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, इनकम, तो सर रिसिप्ट साइड का बात तो पढ़ ली, जिसमें बस एक ही बात में एडजस्टमेंट है, वो है सब्सक्रिप्शन। पेमेंट साइड में गए, रेंट, एक्सपेंस, क्योंकि पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, तो रेंट क्या है, हम बोले सर पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस है। फर्नीचर परचेज, सर एसेट्स है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेज एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट परचेज सर एसेट्स। कैश बैलेंस 31 मार्च 19, सर ये भी एसेट्स है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। टोटल है 6,84,400, खत्म, इतना ही क्वेश्चन है। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, कोई एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। तो चलिए शुरू करें, अब बनाना शुरू करते हैं। फॉर्मेट तैयार, इंफॉर्मेशन सारा बात पढ़ ली। अब पहला आइटम सर कैश का बैलेंस, हम बोले सर ये तो बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है। दूसरा आइटम लाइफ मेंबरशिप फी, सर ये लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में जाएगा, बनाना नहीं है। लॉकर रेंट, जी सर ये इनकम है, क्योंकि हम लोग सीखे हैं रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनाना नहीं है। और दूसरा है इनकम, तो सर इनकम तो इनकम में जाएगा। बाय लॉकर रेंट। अमाउंट लॉकर रेंट 22,000। नेक्स्ट एंट्रेंस फी, सर ये भी इनकम। अमाउंट 5,700। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 3,71,800, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए। डोनेशन फॉर स्विमिंग लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में जाएगा। इंटरेस्ट कितना, 15,000। नेक्स्ट मिसलीनियस इनकम, तो इनकम में जाएगा। अमाउंट इज 700। उसके बाद इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, $12,000। तो रिसिप्ट का सारा आइटम लिख लिए हैं और एडजस्टमेंट अभी किए नहीं, वो बाद में करेंगे लास्ट में। पेमेंट साइड में पहला आइटम है रेंट, सर ये तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंडिचर साइड लिख दो। अमाउंट इज 48,000। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट्स है, सैलरी, $2,40,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस कितने का, 12,600। नेक्स्ट टेलीफोन, टेलीफोन चार्जेस, अमाउंट इज 18,200। प्रिंटिंग, सर ये भी एक्सपेंस है, कि सर छपवाई करवाए हैं तो खर्चा हुआ है पैसा। इन्वेस्टमेंट परचेज एसेट्स, कैश बैलेंस एसेट्स, तो सर हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। अब बस सब्सक्रिप्शन पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग किस साल के लिए बना रहे हैं सर, 2019 के लिए। सब्सक्रिप्शन के इनर को पढ़ो, बोल रहा है 17-18 का पैसा मिला, क्योंकि हमको रिसिप्ट साइड में है, मतलब पैसा मिल रहा है, लेकिन किस साल का, 17-18 का। तो सर बीते हुए साल का पैसा इस साल मिल रहा है, अक्रूवल बेसिस क्या इस बात को अलाउ करेगा, नहीं। वो तो बोलेगा भाई जिस साल पीछे का बात है वो इस बार रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, तो हटाइए, क्योंकि हम लोग तो पिछले साल का बाद भी रिकॉर्ड कर दिए। 3,71,800 में सर पिछले साल का बाद रिकॉर्ड है, इस साल का बाद भी रिकॉर्ड है, और आने वाला साल, तीनों साल का पैसा है उसमें। तो सर आने वाला साल और पिछले साल दोनों हटा दीजिए। तो जो पिछले साल का पैसा है, मतलब वो क्या था, पिछले साल बाकी था, तभी तो मिला है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट याद कराओ सर। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, और क्योंकि इनकम है तो फिर वो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट बन जाता है। 2 बार ट्रीटमेंट होता है, याद है ना,
कि हाँ सर आप सिखा के रखे हैं 2 बार ट्रीटमेंट होगा इंफॉर्मेशन का, और हम लोग आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट सिखाए हैं पहला ही दिन कि इनकम और एक्सपेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट कैसे होता है। कैसे करते हैं सर? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं, ओपनिंग एडवांस को प्लस करते हैं और क्लोजिंग एडवांस को माइनस करते हैं। और फिर ट्रीटमेंट भी सीखे थे कि सर जो आउटस्टैंडिंग इनकम होता है वो एसेट्स बन जाता है और जो एडवांस इनकम होता है वो लायबिलिटी बन जाता है। कौन से बैलेंस शीट का एसेट्स लायबिलिटीज? ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्योंकि ये पिछले साल बाकी था तब ना इस साल हमको मिला है, तो पिछले साल बाकी था तो सर वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, हटा दीजिए, ओपनिंग को माइनस होता है कितना? 14,200। दूसरा बार कहां जाएगा सर? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो एसेट्स बन जाता है। 18-19 हम बोले सर उसको हटाना थोड़ी है, वो तो ठीक ही है क्योंकि 18-19 चल रहा है। 19-20 आने वाला साल का पैसा हमको अभी मिल गया तो सर हटा दीजिए। तो ये कौन सा एडवांस है? क्लोजिंग एडवांस। अभी वो साल आया भी नहीं है और पैसा मिल गया है तो माइनस क्लोजिंग एडवांस। ये सर क्या बन जाता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी 11,600। बाहर निकलेगा 3,46,000। तो सर इसका 2 बार ट्रीटमेंट होगा, एक बार तो यहां हुआ, दूसरा बार कहां जाने वाला है? दूसरा बार जाने वाला है बैलेंस शीट में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी। अब निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, आइए देखें। सबसे पहले सर जोड़ घटाव कीजिए। 22,000 प्लस 5,700 प्लस 3,46,000 प्लस 15,700 प्लस 12,000, ये आएगा जोड़ के 4,01,400 माइनस 48,000 माइनस 2,40,000 माइनस 12,600 माइनस 18,200 माइनस 4,100, 78,500 बच गया। ये क्या निकलेगा? सरप्लस। सरप्लस क्यों? क्योंकि सर इनकम अधिक है, एक्सपेंस कम है, बच गया है 78,500। तो ये निकला हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वहीं से स्टार्ट होगा सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। क्लब का नाम है स्टार क्लब और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उस दिन का दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड में है टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 18। ये क्या है सर? ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। हम बोले ओके। एसेट्स मतलब ये एसेट्स है ओपनिंग बैलेंस शीट का। सब्सक्रिप्शन, इनकम, इंटरेस्ट इनकम, टूर्नामेंट फंड। सर फंड क्या होता है? सर फंड लायबिलिटी होता है। फंड पे तो बहुत डिस्कशन भी हुआ है। उसके बाद है डोनेशन, इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, लायबिलिटी, रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन द ईयर बुक, इनकम। पेमेंट साइड में है सैलरी, एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस। सर टूर्नामेंट एक्सपेंस टूर्नामेंट फंड से माइनस होगा। याद आ रहा है? फंड सिखाए भी थे कि सर फंड से रिलेटेड इनकम फंड में ऐड होता है, फंड से रिलेटेड खर्चा फंड में माइनस होता है। तो टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है और टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, तो टूर्नामेंट फंड लायबिलिटी है और टूर्नामेंट पे होने वाला खर्चा लायबिलिटी से माइनस होगा। ओके। फर्नीचर एसेट्स है। कौन से बैलेंस शीट का एसेट्स है? क्लोजिंग। और फिर बैलेंस सीडी, सर ये कैश का बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। टोटल है 96,200। अब नीचे में देखो इंफॉर्मेशन है। सर ये क्या है? एडजस्टमेंट, जिसका ट्रीटमेंट कितना बार होगा? 2 बार। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो अभी आइटम पढ़े उसका ट्रीटमेंट सिर्फ 1 बार। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18। हम लोग बना रहे हैं 19 का, बोल रहा है 18 का बाकी था, तो सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 4,500। एंड ऑन 31 मार्च 2019 6,000, सर ये क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है। तो सर इस आइटम को टिक कीजिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब सब्सक्रिप्शन के साथ है। 2 बार मिला, सब्सक्रिप्शन को हम 2 बार टिक कर लेंगे।
रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1000 इन द एंड 1500। तो रेंट सर खर्चा है, उसका आउटस्टैंडिंग ओपनिंग भी बताया है, क्लोजिंग भी बताया है। तो रेंट को भी टिक कर लीजिए 2 बार, क्योंकि सर हम लोग सीखे थे कि जब इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो उस आइटम को पढ़ने से उसका रिलेशन जिसके साथ लगेगा उसके साथ टिक कर लेंगे, तो टिक कर लिए। उसके बाद फर्नीचर वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 18। ऊपर में देखिए फर्नीचर दिया हुआ था, उसमें भी टिक कर लीजिए। कब खरीदे हैं? 1 जुलाई 2018 को। ऑन 1 अप्रैल 18 साल के शुरू में द क्लब हैड फर्नीचर वैल्यूड 8000 एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 15000। ऊपर में फर्नीचर भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, दोनों को क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर डेप्रीशिएटिंग फर्नीचर बाय 10%। सर फर्नीचर को भी डेप्रीशिएशन है, तो फर्नीचर पे एक और बार टिक लगा दीजिए। हम बोले ओके, तो फर्नीचर पे सर 3 बार टिक हो गया। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे टिक हुआ, रेंट पे टिक हुआ और सब्सक्रिप्शन पे टिक हुआ। जिस जिस आइटम पे टिक किए हैं उन सभी का पैसा कहां लिखा जाएगा? इनर कॉलम में, और उसके नीचे हर टिक के बदले आप 2-2 लाइन छोड़ते जाइएगा। चलो ठीक है, हो गया। शुरू किया जाए। सारा क्वेश्चन पढ़ लिए सर, हम लोग फॉर्मेट बना के तैयार कर लिए, अब बस पढ़ना है और लिखते चलना है। सबसे पहला आइटम है टू बैलेंस बीडी। मतलब क्या है ये? सर ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, और कैश तो एसेट्स है, तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में कैश या बैंक जो आपको ठीक लगे 4400। रिसिप्ट का आइटम क्या होता है? इनकम या लाइबिलिटी एक्सेप्ट कैश, बैंक, सेल ऑफ एसेट्स। तो एक्सेप्ट है ये कैश। सब्सक्रिप्शन टिक किया हुआ है, सर इनकम है, तो सर पैसा को इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना? 46,100। इंटरेस्ट कितना लाइन छोड़े? सर 3 लाइन छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। इंटरेस्ट क्या इस पे टिक है? नहीं, तो सीधा बाहर। इनकम है 2500। टूर्नामेंट फंड सर लाइबिलिटी है, तो सवाल उठता है किस बैलेंस शीट का? हम बोले भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट 19 का है, तो 19 में जाएगा। टूर्नामेंट फंड कितने का है? टूर्नामेंट फंड 12,000। नेक्स्ट डोनेशन, सर ये तो इनकम है, कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर। डोनेशन अमाउंट इज 6,000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सर ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो लाइबिलिटी है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है 20,000। फिर लिखा है रिसिप्ट फॉर एडवर्टीजमेंट, इनकम। एडवर्टीजमेंट करवाने से पैसा मिला। तो आप देख रहे हैं कि हां सर जो आप बोले हैं वैसा ही हो रहा है, और इसका ट्रीटमेंट एक ही बार होगा, 2 बार नहीं हो सकता है। चलिए रिसिप्ट साइड खत्म, अब आ गए पेमेंट साइड। सर इधर भी पेमेंट साइड में जो आइटम होता है या तो एक्सपेंस होता है या तो एसेट्स होता है। हम बोले बिल्कुल। पढ़िए, पहला सैलरी खर्चा। क्या सैलरी पे कोई टिक है? नहीं, तो पैसा सीधा बाहर लिख दीजिए। 18,200। रेंट, सर रेंट पे टिक है, तो इनर कॉलम में लिखिए। कितना बार टिक है? 2 बार, तो सर 3 लाइन छोड़ दीजिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टिक नहीं है, सीधा बाहर। चैरिटी फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी से 16,100। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंस, क्या खर्चा है? ना ना ना,
फंड है उसका, फंड से माइनस होगा। सर मान लीजिए मेरे पास टूर्नामेंट फंड होता ही नहीं, तब तो वो खर्चा होता, क्योंकि हम लिखवा के रखे हैं एक्सेस ऑफ टूर्नामेंट एक्सपेंस ओवर टूर्नामेंट फंड इज एक्सपेंडिचर। अगर कभी मेरा टूर्नामेंट का खर्चा अधिक हो टूर्नामेंट के फंड से, तो जो एक्सेस वाला खर्चा होता है वो हम लोग का एक्सपेंडिचर में आता है। इस पे क्वेश्चन ही बनाए होंगे। तो सर जो टूर्नामेंट फंड है मान लो रहता ही नहीं, तो हम बोलते जीरो है, तो जीरो में से जो भी घटाएंगे वो एक्सेस ही आएगा, फिर कहां चला जाता एक्सपेंडिचर में। लेकिन इस क्वेश्चन में सर टूर्नामेंट एक्सपेंस तो सिर्फ 7,500 है, तो यहां माइनस कीजिए आराम से। टूर्नामेंट का एक्सपेंस 7,500, बाहर निकला 4,500। इन्वेस्टमेंट परचेज, सर इन्वेस्टमेंट परचेज बैलेंस शीट में, कौन सा बैलेंस शीट? क्लोजिंग, क्योंकि सर क्लोजिंग है और इस पे टिक किया हुए हैं, तो पैसा अंदर लिखना 10,000। एक बार टिक है, 2 लाइन छोड़ दी। फर्नीचर, सर इस पे 2-3 बार टिक हुए, तो फर्नीचर अमाउंट है 6,000 और इस फर्नीचर को खरीदने का डेट नीचे बताया है। बैलेंस सीडी, सर वो तो कैश, किस बैलेंस शीट में जाएगा? पढ़ो, कैश का डेट दिया हुआ है, वैसे भी वो क्लोजिंग होता है बैलेंस सीडी। और आप देखो जो हम बोले थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम बस एक बार रिकॉर्ड होता है, एक ही बार रिकॉर्ड हुआ है, और उसी रूल से हुआ जिस रूल से हम पढ़े हैं कि रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है, और पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस है या फिर वो एसेट्स है। हम बोले ओके, आगे बढ़िए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एंड ऑन 31 मार्च 19 6,000। तो सर ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या हम लोग आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट सीख लिए? बिल्कुल, कैलकुलेशन ऑफ इनकम में करते थे ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होगा। तो सर ओपनिंग क्लोजिंग को प्लस माइनस कर दीजिए, और 2 बार ट्रीटमेंट होगा। हम बोले बिल्कुल होगा, एक बार तो यहां पे होगा, जैसे ओपनिंग क्या करना चाहिए हमको? माइनस, एक बार ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा बार सर इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो एसेट्स बन जाता है। सवाल उठता है कौन से बैलेंस शीट का? मतलब सर ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट का। इसका डेट ठीक कर लीजिए, ये 1/4 है। दो बार ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं? 2 बार हो गया सर, और ये तो ऑलरेडी सीखे हुए हम लोग को, नया बात सिखा नहीं रहे मैं आपको। नेक्स्ट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6,000, क्या ट्रीटमेंट सीखे थे सर? ऐड कर देंगे। दूसरा बार सर वो भी एसेट्स है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट का। सब्सक्रिप्शन हो गया। आगे लिखा हुआ है रेंट आउटस्टैंडिंग, खर्चा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,500। सर ट्रीटमेंट सेम है, सॉरी कैलकुलेशन में तो सेम होगा, लेकिन वो लायबिलिटी बन जाएगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सर माइनस कीजिए, 2 बार ट्रीटमेंट करवाना है, भूलिएगा नहीं। सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग हो तो क्या बन जाता है? लायबिलिटी, और ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी। 1,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,500, सर प्लस करेंगे। तो सर ये भी लायबिलिटी है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट का। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी हो गया। तो सर इसको प्लस माइनस बाहर निकाल दीजिए। चलो आगे बढ़ो। फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 18। बोल रहा है ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं ये कब खरीदे हैं?
1 जुलाई 18 को, बोले ठीक। फिर लिखा है ऑन 1 अप्रैल 18 क्लब हैड फर्नीचर 8,000 इन्वेस्टमेंट 15,000। बोल रहा है 1 जनवरी 18 को क्लब के पास फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट था। हम लोग बना रहे हैं 31 मार्च 19 का, बात हो रहा है 1 अप्रैल 18 का। सर ये तो ओपनिंग का बात कर रहा है, और फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है, एसेट्स। तो सर ये दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है। लिखिए फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर शुरू में कितने का था, 8, और इन्वेस्टमेंट कितने का था, 15। 2 बार ट्रीटमेंट होना है, अभी तो बस 1 बार लिखे हैं आप। दूसरा बार हम बोले एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो कार है जब तुम खरीद के लाता है और 1 साल जब बीत जाता है, तो क्या वो कार वहां से गायब हो जाता है या तुम्हारे ही पास होता है? सर मेरे ही पास होता है, लेकिन वो डेप्रीशिएट हो जाता है। हम बोले हां। तो सेम बात है, हम फर्नीचर शुरू में खरीदे थे 8,000 का, तो ये गायब थोड़ी हो जाएगा, ये मेरे पास क्लोजिंग में भी होगा। जैसे आपका कार नहीं गायब हुआ, आपके पास शुरू में कार है, वो कार चलते रहा, यूज होते रहा, डेप्रीशिएशन लगते रहा, और अंत में भी वो कार पक्का होगा। तो सर फिर ये कार फर्नीचर यहां भी होगा। हम बोले बिल्कुल, प्लस ओपनिंग बैलेंस, 2 बार ट्रीटमेंट। तो सर यहां पहले से 6, भाई ये नया खरीदे है, ये पुराना वाला है, 2 बार ट्रीटमेंट हो गया। सेम बात इन्वेस्टमेंट का कि सर शुरू में 15 था, जो शुरू में था वो तो आगे भी होगा। तो मेरे पास शुरू में ओपनिंग बैलेंस कितने का था, 15 का, 2 बार ट्रीटमेंट हो गया। सर इसको ही बाहर कीजिए, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन है इसलिए बाहर नहीं कर रहे। आगे बढ़ो। फिर लिखा है डेप्रीशिएशन लगेगा 10% का फर्नीचर पे पर एनम, मतलब 1 साल इस्तेमाल कीजिएगा तो 10% का डेप्रीशिएशन। हम बोले आओ डेप्रीशिएशन निकाले। ये हो गया आपका वर्किंग। ध्यान देना, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। हम लोग 19 का बात कर रहे थे, 19 में मेरे पास 2 फर्नीचर है। एक है जो साल के बिगिनिंग से मेरे पास है, तो जो सर 8,000 का आपके पास बिगिनिंग से है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, ये साल के बिगिनिंग से है, तो ये तो पूरा साल भर इस्तेमाल हुआ है, 800 रुपीज। और अभी अभी 1 जुलाई को भी खरीदे हैं, एडिशन जो हुआ है, एडिशन इन फर्नीचर 6,000। ये एडिशन कब हुआ है, 1 जुलाई 2018 को। तो थोड़ा ये बताइए साहब, हम 1 जुलाई को खरीदे हैं और बुक्स बंद हुआ है मार्च में, क्या हम 1 साल पूरा 12 महीना इस्तेमाल किए? बिल्कुल नहीं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 9 मंथ यूज किए, तो 9 मंथ का लगाइए। आइए निकाले, 6,000 का 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, 450 रुपीज टोटल डेप्रीशिएशन। टोटल डेप्रीशिएशन 1250। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन में 2 बार तो होना है। इस 1250 का ट्रीटमेंट क्या, और हम ऐसा मान रहे हैं कि सर हम लोग को आता है, डेप्रीशिएशन लगाए तो डेप्रीशिएशन लगने से तो मेरा एसेट्स घट जाएगा। हम बोले हाँ, तो यहां से माइनस कर दीजिए। और सर डेप्रीशिएशन तो खर्चा भी होता है, खर्चा कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर में। तो ये तो सर बहुत बेसिक ट्रीटमेंट है। ये तो हम लोग 11 और इससे पहले पार्टनरशिप में भी कई बार देखे होंगे कि हाँ सर डेप्रीशिएशन का कोई ये पूछे कि बताओ फाइनल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट करो, तो क्या बोलेंगे, सर डेप्रीशिएशन लगा तो एंट्री क्या होता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो यहां पे एसेट्स कौन है, फर्नीचर, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रीशिएशन डेबिट हुआ तो खर्चा में लिख दिए।
जो कितना रुपया निकला है 1250, और एंट्री के हिसाब से फर्नीचर क्रेडिट हुआ है, तो सर फर्नीचर क्रेडिट हुआ है मतलब एसेट्स घट गया है, एसेट से घटा दीजिए, ये हो गया। तो एंट्री करके भी हम लोग अपना एडजस्टमेंट आराम से डील कर सकते हैं, वरना नॉर्मली तो लोग जानते ही हैं कि सर डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट्स का वैल्यू घट जाएगा तो वैल्यू घटा दिए, और जब वैल्यू घटेगा तो हमको तो लॉस होगा, तो लॉस को रिकॉर्ड कर लिए। चलिए ये हो गया, बात खत्म, सारा चीज खत्म, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बंद करेंगे और यहां से क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस। सेकेंड काम क्या होगा, सेकेंड काम होगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करेंगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या मिलता है सर, कैपिटल फंड। फिर ये कैपिटल फंड ट्रांसफर होगा, यहां का सरप्लस या डेफिसिट होगा वो भी यहां ट्रांसफर होगा, तब कंप्लीट बनेगा। चलिए जो देखा जाए, ये हो गया 47,600 प्लस 2,500 प्लस 6,000 प्लस 5,200, 61,300। माइनस कीजिए 18,200 माइनस 15,500 माइनस 7,300 माइनस 16,100 माइनस 1250, प्रॉफिट आएगा 2,950। आइए बुक से मैच कराए, सर बुक में दिया हुआ है प्रॉफिट 2,950, ये तो मैच कर गया। अब ये सरप्लस कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो पहले कैपिटल फंड चाहिए, तभी तो जोड़ेंगे उसको। तो कैपिटल फंड कहां से मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से। ये बनाते ही कैपिटल फंड निकालने के लिए, आओ देखा जाए। 4,400 प्लस 4,500 प्लस 8,000 प्लस 15,000, ये आया 31,900। माइनस कर दीजिए तो सर 30,900। ये क्या निकला, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। सर ये कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो 30,900, और इसमें क्या ऐड करेंगे, सरप्लस 2,950, 2,950, 33,850। एसेट्स का पैसा बाहर करें, 14,000 माइनस 1,250, 12,750। अगर सही बनाएंगे तो ये अपने आप क्या करना चाहिए, मैच। और जोड़े, $59,850। आओ इधर भी जोड़ें, 33,850, उसके बाद 4,500, 20,000, 33,850 प्लस 4,500 प्लस 20,000 प्लस 1,500, 59,850। तो ये भी मैच कर गया। तो 59,850, 59,850 ये भी हम लोग का मैच हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। लिखिए